ये समझने वाले हैं कि हम क्या समझने वाले हैं आज। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन में सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे और उसके बाद में हम समझेंगे कि इस आंदोलन के एक प्रकार से उद्देश्य क्या थे, और फिर हम समझेंगे आंदोलन की प्रगति। ठीक है, और लास्ट में आंदोलन का अवसान, आंदोलन समाप्त कैसे हुआ, ये देखेंगे। तो 4 आयामों पर हम इसके बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पृष्ठभूमि के ऊपर। देखिए विद्यार्थियों, मुसलमानों का जो धर्म गुरु होता है वो खलीफा कहलाता है। तो उस समय स्थितियां ये थी मध्यकाल में, जो तुर्की का खलीफा था, वो तुर्की का खलीफा जो था वो आपके मैप देख लीजिए आप, तुर्की में ओटोमन साम्राज्य था। कौन सा? ओटोमन साम्राज्य। ये ओटोमन साम्राज्य था तुर्की में। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य था तुर्की के अंदर, और आप देख पा रहे होंगे कि यह पूरे इस क्षेत्र में फैला हुआ था पहले, बाद में इतना रहा था। ये पूरा ओटोमन साम्राज्य था। ठीक है, और ओटोमन साम्राज्य का जो मुख्यालय था वो था तुर्की में, और तुर्की के अंदर इनका इस्लाम जगत का जो धार्मिक गुरु था, जो तुर्की का राजनीतिक अधिकारी था, यूँ कहिए कि जो सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, राजा होते हैं, तो तुर्की का जो राजनीतिक अधिकारी मतलब जो सबसे बड़ा राजनीतिक पद था वो था राजा। तो तुर्की का जो राजा था वही राजा आपके इस्लाम जगत का खलीफा भी कहलाता था। ठीक है, तो खलीफा के पास में राजा का पद भी था और धर्म गुरु का पद भी था। तो पूरा इस्लाम जगत, चाहे भारत का इस्लाम मुसलमान हो, चाहे अफ्रीका का मुसलमान हो, चाहे वो आपके दुनिया के किसी भी कोने का मुसलमान हो, खलीफा को अपना धर्म गुरु मानता है। ठीक है, वो खलीफा आपके तुर्की का राजनीतिक प्रधान भी था। तो खलीफा आप यूँ कहिए कि राजनीतिक रूप से भी सर्वोच्च था और धार्मिक रूप से भी सर्वोच्च था, और इसकी जो मुख्यालय था वो था तुर्की के अंदर। ठीक है, ये कई सालों से सिस्टम चला आ रहा था, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा भी है। तो ओटोमन साम्राज्य, ये पूरा ओटोमन साम्राज्य था, और इसका जो मुखिया था वो तुर्की का राजा होता था, और तुर्की के राजा के पास में राजनीतिक पावर भी थे और धार्मिक पावर भी थी, और इसलिए इसको खलीफा कहलाता था। और खलीफा जो है, ये खलीफा आपकी यूँ कहिए कि इसकी जो भी पूरा क्षेत्र जो इसके अधीन था, उसे खलीफा को हम खिलाफत बोलते हैं। ठीक है, पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? खिलाफत बोलते हैं। तो खलीफा का क्षेत्र खिलाफत कहलाता है। तो इस्लाम जगत के जितने भी अनुयायी हैं, मुस्लिम जितने भी हैं, मुसलमान जितने भी हैं, वो खलीफा को अपना सर्वोच्च धार्मिक गुरु मानते थे पहले। अब हुआ क्या था? ये बातें चली आ रही थी 1914 तक। अब इस समय वर्ल्ड वार 1914 में शुरू हुआ, विश्व युद्ध। इसमें 2 खेमे थे, आपको अच्छे से पता है। एक वर्ग मित्र राष्ट्रों का था, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, है ना, ये देश थे। दूसरा जो भाग था वो था धुरी राष्ट्रों का, जिसमें जर्मनी, इटली, है ना, ये देश थे। तो इन दोनों के बीच में जब युद्ध चला, तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड ने दुनिया के सभी हिस्सों में अपना समर्थन लेने के लिए, स्पेशली भारत का, तो मुसलमानों का समर्थन लेने के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि युद्ध के बाद में हम खलीफा के साथ में, क्योंकि मित्र राष्ट्रों के साथ में था तुर्की, जो खलीफा लड़ रहा था ये आपके जर्मनी के साथ में था और इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में दुविधा ये हुई कि दुनिया के जो मुसलमान थे, अब जैसे भारत के मुसलमान मान लो, अब भारत के मुसलमान अगर खलीफा का साथ दे तो इंग्लैंड के विरोधी हो जाते हैं, अगर इंग्लैंड का साथ दे तो वो धार्मिक गुरु के विरोधी हो जाते हैं। दोनों स्थितियां ठीक नहीं बैठ रही थी। तो भारतीय मुसलमानों ने और दुनिया के मुसलमानों ने इंग्लैंड से ये मांग रखी कि हम आपका साथ तो दे देंगे, लेकिन आप जो है युद्ध के उपरांत हमारे साथ कोई अन्याय नहीं करोगे। मतलब ये हुआ कि हमारे खलीफा के साथ किसी भी प्रकार का ऐसा कोई नीति संधि नहीं बनाओगे जिससे कि मुसलमानों के सेंटिमेंट हर्ट हो या मुसलमानों को कोई नुकसान हो। तो उस पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि आप मुसलमान हमारा साथ दो, और युद्ध के बाद में
आपका जो खलीफा है जो कि हमारे खिलाफ लड़ रहा है, इसके खिलाफ हम कोई भी ऐसा कुछ भी नीति या ट्रीटी वगैरह, संधि वगैरह नहीं करेंगे जिससे कि मुसलमानों को कोई लॉस हो जाए। तो इस भरोसे पर कहते हैं कि बाकी दुनिया की जगत के जो मुसलमान थे खिलाफत के अलावा, उन्होंने ब्रिटेन का एक टाइप से सपोर्ट किया था विश्व युद्ध के अंदर। 1918 में विश्व युद्ध खत्म होने को आया, और जब विश्व युद्ध खत्म होने को आया तो तुर्की पराजित हुआ, क्योंकि जर्मनी के नेतृत्व में केंद्रीय शक्तियां सारी पराजित हुई। तो जब केंद्रीय शक्तियां पराजित हुई तो केंद्रीय शक्तियों के साथ में वर्साय के महल में विभिन्न संधियां, अपमानजनक संधियां शुरू हो गई थी। जर्मनी के साथ में वर्साय की संधि करी, ऑस्ट्रिया के साथ में संधि हुई सेंट जर्मन की, बुल्गारिया के साथ में न्यू वैली की संधि की गई, तुर्की के साथ में सेवरी की संधि प्रस्तावित थी, हुई नहीं थी। लेकिन युद्ध के बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के जो स्टेटमेंट आए थे लॉयड जॉर्ज के, उससे ये लग रहा था कि खलीफा की खिलाफत जाने वाली है। तुर्की ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था और अब तुर्की पराजित हो गया, क्योंकि पूरा केंद्रीय शक्तियाँ सारी हार गई, 500 देश हार गए। बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, तुर्की, जर्मनी, ये सारे देश हार गए। तो ऐसी स्थिति में अब मुसलमानों ने वापस ब्रिटिश सरकार को याद करवाया कि आपने हमारा समर्थन इस बेस पे लिया था कि हम तुर्की के साथ कोई गलत नीति नहीं करेंगे, हमारी खिलाफत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। लॉर्ड जायर ने मना कर दिया कि हम तो है वो तुर्की का जो मेन मूलभूत इलाका है उसको छोड़ के बाकी सारे क्षेत्र खलीफा से छीन लेंगे। इस प्रकार वर्ल्ड वार के बाद खिलाफत संकट में आ गई, और जब खिलाफत संकट में आई तो दुनिया भर के मुसलमानों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह खिलाफत आंदोलन इसलिए कहलाता था कि इसको खिलाफत को बचाना था। खिलाफत उस भूमि को कहा जाता है जो खलीफा के अधीन होती है। खलीफा उस व्यक्ति को कहा जाता है जो मुसलमानों का धर्म गुरु होता है। तो खिलाफत को बचाने के लिए प्योर शुद्ध रूप से जो धार्मिक मूवमेंट हुआ था उसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। अब बात ये आती है, आपके जहन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर जब धार्मिक आंदोलन था जिसका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, जिसका भारत के मुसलमानों से भी कोई संबंध नहीं था, जिसका सीधे तौर पे भारत से कोई मतलब नहीं था, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने सपोर्ट किया था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को उस अवसर के रूप में देखा कि हिंदू और मुसलमान एक हो सकते हैं। अगर हम खिलाफत का सपोर्ट करेंगे मुसलमानों का, तो मुसलमान हमारा समर्थन करेंगे और हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे और एक होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। ये टारगेट था, ये उद्देश्य था गांधी जी का। इस वजह से हिंदुओं ने, अर्थात कांग्रेस ने, खिलाफत मूवमेंट को कंप्लीटली सपोर्ट किया। और इसी खिलाफत आंदोलन का परिणाम के रूप में असहयोग आंदोलन को देखा जाता है। असहयोग आंदोलन के जब कारण पढ़ेंगे हम, तो उसमें यह भी आएगा कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन से भी, अंग्रेजों की नीति से भी नाराज थे। तो खिलाफत आंदोलन एक प्रकार से पूर्व पीठिका थी असहयोग आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन में को भारत की राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया था गांधी जी ने, मुसलमानों का समर्थन लेने के लिए। इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। बाकी खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के द्वारा अपनी खिलाफत को बचाने के उद्देश्य से यह आंदोलन किया गया था। इसका भारत की राष्ट्रीय आंदोलन से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है। लेकिन गांधी जी ने मुसलमानों का समर्थन लेने और राष्ट्रीय आंदोलन को और मजबूत करने के उद्देश्य से खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया था, और इवन सभी से अपील की थी कि खिलाफत में सब हिंदू जो है वो आपके अपना समर्थन दें। तो इस वजह से खिलाफत आंदोलन हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब बात ये आती है, तो अब आप समझ गए होंगे, ओटोमन साम्राज्य, तुर्की, खलीफा, एक पूरी खिलाफत थी। 1914 से पहले ये आप जो देख रहे हो, ये पूरी 1914 से पहले की खिलाफत है, ठीक है। 1914 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो उसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो ये सारा क्षेत्र बच गया था, ठीक है। और उसके बाद में धीरे धीरे 1920 में यह आंदोलन शुरू होता है और 22 तक यह आंदोलन रहेगा।
अब 20-21 में आंदोलन चला, गांधी जी ने इसको असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया।